गुड मॉर्निंग बेटा। आपसे लास्ट तक की जो आपकी वीडियोस थी उसके अंदर आपका गया था जो टॉपिक जो मैंने आपको कराया था, वो टॉपिक था आपका सप्लाई फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जिस तरीके से आपने डिमांड चैप्टर में ये चीज पढ़ी है कि डिमांड को इम्पैक्ट डालने वाले हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सिमिलरली सप्लाई को भी इफेक्ट डालने वाले फैक्टर जो है आपने अभी पढ़े थे लास्ट वीडियो जो आपकी अब तक की गई है उसके अंदर। जो आज मैं आपको वीडियो बताने जा रही हूँ वो है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड था, सिमिलरली उसी तरीके से आपका लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है कि जहां पर डिमांड के अंदर देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, और लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर उसका बिल्कुल अपोजिट है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए कि आपको लॉ ऑफ सप्लाई, मुझे लगता है कि मोस्टली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबके पास जो बुक है वो आ चुकी होंगी। जैसे कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। मैं अगर आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो इस टाइप से आएगा कि देयर इज अ लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज इन द सप्लाई एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉस्ट डिक्रीज इन द सप्लाई एंड अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये होता है, जैसे आपने जब डिमांड पढ़ा था तो उसमें अदर थिंग्स का मीनिंग कुछ और था, यहां पर अदर थिंग्स का मीनिंग कुछ और है। मोस्टली जो है इसके जो ये फैक्टर्स जो हैं ये ही अदर थिंग्स होते हैं, जो ये फैक्टर्स हैं यही अदर थिंग्स होते हैं। देयर इज ए नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, देयर इज ए नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, देयर इज ए नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। तो ये सब चीजें जो है हमारे लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस हम जो ये बोलते हैं, जो हम मानकर चलते हैं, एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले आज जो आपको मैं टॉपिक बताने वाली हूं वो है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज इन द price of the commodity cost increase in the supply and decrease in the price of the commodity cost decrease in the supply। अब देखिए आप इसके डायग्राम को किस तरीके से बनाते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई के कर्व को किस टाइप से आप जो है वो ड्रॉ करते हैं। बड़ा सिंपल वे जो है मैं आपको बता देती हूँ लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई को देखो, यहाँ पे प्राइस लेना है, यहाँ पे क्या लेना है आपको, क्वांटिटी लेना है। अगर आपकी प्राइस 1 थी तो आपकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड है वो 10 थी। आपकी प्राइस बढ़कर जो है वो क्या हो गई, 5 हो गई, तो क्वांटिटी जो है वो बढ़कर कितनी हो गई आपकी, 50 हो गई। तो आपकी बुक में थोड़ा सा अलग बना रखा है, मैं आपको ये वाला अलग बना के थोड़ा सा दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा सिंपल पड़ जाएगा आपको, इसीलिए मैं जो है आपको ये वाला समझा रही हूँ। अब देखिए ये तो आपका हो गया प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड हम की बात कर रहे हैं। अब हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है। जैसे कि देखो आपकी टेबल में इस टाइप से दे रखा है, लॉ ऑफ सप्लाई इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। अब ये प्राइस 10 11 12 100 200 300 कोई बात नहीं, सिर्फ हमारा दिखाने का मतलब ये है कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी भी जो है क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अब आप देखिए लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम जो है हमारा, जो लॉ ऑफ सप्लाई जो है इसका डायग्राम किस टाइप से बनेगा। अब आप इसको याद रखने के लिए एक चीज ये भी देख सकते हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीज सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज सप्लाई इज ऑल्सो डिक्रीज। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लॉ ऑफ सप्लाई का, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। OY एक्सिस है हमारा, OX एक्सिस है, OY एक्सिस पर हम क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, OX एक्सिस पर हम क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 इस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसको अपने ग्राफ को बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5 इस टाइप से जो है हमने इसको बना लिया। अब देखिए कि जब आपकी प्राइस 1 थी तब आपकी क्वांटिटी जो है वो कितनी थी, 10 थी। 1 प्राइस पर क्वांटिटी कितनी थी, 10। नेक्स्ट आ रहा है जब हमारी प्राइस बढ़कर 5 हो गई तो क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो गई, 50। इसी तरीके से जो हमारा जो ये सप्लाई कर्व है ये क्या बनता है, स्लोप अपवर्ड। जिस तरीके से आपका डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड बनता था, सप्लाई कर्व क्या बनता है हमारा, स्लोप अपवर्ड बनता है, बिकॉज देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट्स वाई सप्लाई कर्व इज अपवर्ड। सप्लाई कर्व जो है हमारा अपवर्ड की ओर बनता है, ऊपर की ओर बनता है, कि जैसे ही आपके प्राइस बढ़ गए आपकी क्वांटिटी भी जो है क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। बेटा आप ये सोचोगे कि अब हमें नोट्स बना के दो या इस टाइप से, कुछ नोट्स नहीं, अब आपको खुद को बनाना सीखना है, क्योंकि आपके काफी सारे जो चैप्टर्स हैं हो गए, बट मैं आपको नोट्स बनाने सिखाऊंगी। आज के जो
वीडियो है जो मैं इसके अंदर आपको नोट्स बनाने भी बताऊंगी। जैसे कि लॉ ऑफ सप्लाईज के बारे में आपसे पूछा गया कि आपको लॉ ऑफ सप्लाई बताना है, तो लॉ ऑफ सप्लाई का मोस्टली क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर जो है आपका बनता है। तो आप 3 मार्क्स में क्या बताओगे? लॉ ऑफ सप्लाई टेबल बता दोगे प्लस उसका डायग्राम छोटा सा बना दोगे। अगर 1 मार्क्स में आ जाता है लॉ ऑफ सप्लाई तो छोटी सी टेबल ये जो आप ये बना दोगे। 1 मार्क्स में कर्व आ जाता है तो इस टाइप से बना दोगे। अब बात आती है कि एक्सप्लेनेशन की, आपको एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखनी है, क्योंकि कर्व बहुत सारे हैं, हम आपको कितने कितने की एक्सप्लेनेशन जो है आप एक्सप्लेनेशन बनानी सीखिए। देखिए ये दे रखा है आपका, इसके नीचे वही एक्सप्लेनेशन है। When price is 10, quantity is 100. When price is 11, quantity is 200. When price is 12, quantity is 300. लॉ ऑफ सप्लाई का आपका कर्व बता दिया। अब देखिए कि आपको लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आपको एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से लिखनी है। ओ एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस एंड ओ एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। एस इज अवर सप्लाई कर्व एज शोन इन फिगर। व्हेन अवर प्राइस इज ओपी, quantity demanded is OQ. When prices is increases OP to OP1, quantity is increases OQ to OQ1. आपको कुछ इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन देनी है। ये नीचे छोटा सा दे रखा है, आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरीके से जो है नोट्स जो है बनाने हैं, अपना काम जो है वो किस तरीके से आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ सप्लाई आ गया तो एक्सप्लेनेशन लिख दी, उसके साथ उसका कर्व डायग्राम टेबल बना दिया, टेबल के नीचे जस्ट उसका डायग्राम, डायग्राम के बाद ये इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको इन दोनों में से कोई एक भी चीज लिखनी है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज अवर लॉ ऑफ सप्लाई, जो लॉ ऑफ सप्लाई था। आप देखिए नेक्स्ट मैं आपको एक और बताऊंगी, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। बड़ी इजी है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई जो है आपकी। देखिए अजम्पशंस में ये है कि क्या, अजम्पशंस का मतलब ये है जो हम मानकर चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं। जो अदर थिंग्स मैंने आपको कांस्टेंट बताई है ना, वो यही है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि बाकी सब चीजें एक तरफ, केवल लॉ ऑफ सप्लाई जो एप्लीकेबल होगा वो किससे होगा? प्राइस की वजह से होगा। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी हमारी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए अजम्पशंस में देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब आज अभी सिंपल सा आप ये समझो, जिनसे प्रोडक्शन होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजें जो है जिनसे प्रोडक्शन होता है वो कहलाते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट अब देखिए देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कई बार क्या हो जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सस्ते हो गए तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट जो है प्रोड्यूसर का वो जो बढ़ गया, इसलिए वो सप्लाई बढ़ा देगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, गोल में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं इनके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये सब चीजें जो है आपकी कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एजम्पशंस में आपको ये लिखना है, बड़ा सिंपल सा। मैं नोट्स में इसको आपको क्या लिख के दूंगी, यही आपको बड़ा सिंपल सा इसके अंदर लिखना है एजम्पशंस के अंदर। प्लस अब देखिए असप्शन, हम जैसे अब कई चीज को बोलते हैं ना, ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होती। तो एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है जिनके ऊपर आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है जो एप्लीकेबल नहीं होता, वो हमारा किसके अंदर आ जाता है? हमारी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस में हम उसको ले लेते हैं कि जैसे कि एग्रीकल्चर आउटपुट है, फॉर एग्जाम्पल आप फार्मर हैं और मैं आपसे बोल रही हूं कि टमाटो जो है अगर आप 10 रुपीज केजी दोगे तो मैं आपसे 100 केजी लूंगी। हाँ, अगर आपके जो टमाटो जो है वो मार्केट के अंदर 50 रुपीज पर केजी हो गए, फॉर एग्जाम्पल, कि प्राइस भी बढ़ गई, तो सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी से आप प्रोडक्शन जो है कर चुके हो। जितना प्रोडक्शन जो है, मैं आपसे बोल रही हूँ चलो आप 50 रुपीज ले लेना, मुझे 100 केजी की जगह 400 केजी टमाटो दे दो, तो आप चाहकर भी उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हम चाहकर भी उसकी जो सप्लाई है उसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हम मैक्सिमम कैपेसिटी से पहले ही प्रोडक्शन कर चुके हैं। अब आप अगर प्राइस बढ़ा रहे हो तो आपके प्राइस बढ़ाने के साथ साथ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शन जैसे कि फेमस आर्ट गैलरी की कोई आर्ट है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां पर वो मिली है और उस के प्राइस जो है वो बढ़ाते जा रहे हो, फिर भी
लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी भी बढ़ जानी चाहिए, बट इसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप प्राइस बढ़ा भी दिए हैं तो आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती। सोशल डिस्टिंक्शन के जो है आपके ये गुड्स हैं, प्लस पेरिशेबल गुड्स। अब देखिए, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एक प्रोड्यूसर पेरिशेबल गुड, जैसे आप मान लो मिल्क शॉप है, तो मिल्क वाला जो मिल्क शॉप जो है वो उसका जितना डेली मिल्क जो है सेल होता है, मोस्टली वो 1-2 पैकेट उसे एक्स्ट्रा मंगा के रखता है, बस इससे अलावा नहीं मंगा के रखता। सब्जी वाला भी है, वो भी डेली सब्जी जो है वो डेली के डेली खरीदता है या 2 दिन की खरीद लेता है, क्योंकि ये चीजें जो है हमारी खराब हो जाती हैं। प्लस अब देखिए, आप इसके अंदर पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई को भी एक पॉइंट पर हम नहीं बढ़ा सकते। आपके घर सब्जी बेचने वाला आया तो आपने बोला कि आप ये जो पोटैटो हैं जो आप ये सेल कर रहे हैं, ये आप मुझे 10 रुपीज केजी दे रहे हैं, मैं आपको 15 दूंगा, बट आप मेरे को अभी 10 केजी की जगह 20 केजी दे दीजिए। तो उस टाइम पर वो अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई ऑन द स्पॉट नहीं बढ़ाई जा सकती। हाँ, अगर हमने ऑर्डर दिया होता कि हमें कल चाहिए तो वो हो सकता है हमें अवेलेबल करा देता, बट ऑन द स्पॉट अवेलेबल कराना मुश्किल है। जैसे मिल्क हो गया आपका, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, तो इनकी सप्लाई ऑन द स्पॉट नहीं बढ़ाई जा सकती है। चाहे आप उसके कितने ही प्राइस क्यों ना बढ़ा दो, तो वो शॉपकीपर आपको बोलेगा कि आज मेरे पास इतने ही पोटैटो हैं, चाहे आप इसके कितने ही प्राइस बढ़ा दीजिए, मैं आपको अवेलेबल नहीं करा सकता। तो ये तीनों पॉइंट हमारे वो थे जिनके ऊपर आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब एग्रीकल्चर लगा लो, सोशल डिस्टिंक्शन के गुड्स लगा लीजिए, पेरिशेबल गुड्स लगा लीजिए, इनके ऊपर जो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। आप मूवमेंट और शिफ्ट, जैसे डिमांड कर में आपने पढ़ा था, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, शिफ्ट इन डिमांड कर, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मूवमेंट और शिफ्ट मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, तो क्योंकि आपने डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में जो है इसको पढ़ रखा है, तो हो सकता है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। बेटा रही बात नोट्स की, तो आपको नोट्स आपकी बुक में से खुद बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें समझा दूंगी। बुक्स आपको नोट्स बनाने खुद ही सीखने पड़ेंगे।